हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिल्पी अग्रवाल। तो बेटा आज हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके कुछ कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं डोमेस्टिक टेरिटोरी और इकोनॉमिक टेरिटोरी। तो डोमेस्टिक टेरिटोरी और इकोनॉमिक टेरिटोरी होती क्या है? देखो, किसी कंट्री की ये कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो गई। देखिए, According to United Nations, domestic territory और economic territory is the geographical territory। तो ये geographical territory है, ये कंट्री की geographical location हो गई। Is the geographical territory administered by the government। ये किसी गवर्नमेंट द्वारा, सेम गवर्नमेंट इसे एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, सेम पूरी कंट्री में सेम रूल अप्लाई हो रहा है। इन विच पर्सन गुड्स कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, जिसमें पर्सन्स हो, गुड्स हो, कैपिटल हो, वो फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटोरी बेटा थोड़ी सी और डिटेल होती है एज कंपेयर टू द ज्योग्राफिकल टेरिटोरी। ज्योग्राफिकल टेरिटोरी तो आपका से ये पार्ट हो गया हमारी कंट्री का, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें और इंक्लूड होती हैं। तो पहली थिंग्स है हमारे पास जो शिप एंड एयरक्राफ्ट। ये हमारे पास शिप्स हैं, ये डेली कंट्री से बाहर जाते हैं, यहाँ पे दूसरी कंट्री में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, एंड देन यही शिप लौट कर आते हैं। तो जो शिप और एयरक्राफ्ट ओन्ड हैं और ऑपरेट किए जाते हैं इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा बिटवीन 2 एंड मोर कंट्री, तो उन्हें आप इसमें इंक्लूड करते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा, जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं उनके द्वारा ये शिप्स ऑपरेट किए जाते हैं या ओनर उनके वही हैं, तो इन्हें आप इंक्लूड करेंगे डोमेस्टिक टेरिटोरी में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। देखिए, इंटरनेशनल वाटर है, इंटरनेशनल वाटर में यहाँ तक का इंडिया को, सपोज कीजिए कि यहाँ तक का राइट इंडिया को मिला हुआ है कि ये इतने पार्ट में अपने एक्सपेरिमेंट, अपने नेचुरल गैस, फिशिंग वेसल वगैरह का यूज कर सकती है। तो यहाँ पर अगर ये कंट्री के जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट है, अगर ये इंटरनेशनल वाटर में जाकर यहाँ पर कुछ काम करते हैं, देन इट इज ऑल्सो इंक्लूड इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी। हालांकि ज्योग्राफिकल बाउंड्री हमारी यहीं पे फिनिश हो गई थी, लेकिन फिर भी ये इंटरनेशनल बाउंड्री जो आ रही है, इंटरनेशनल वाटर की बाउंड्री, जिसमें इंडिया अपनी फिशिंग वेसल वगैरह का यूज कर सकता है, नेचुरल गैस का एक्सपेरिमेंट कर सकता है, वो भी डोमेस्टिक टेरिटोरी का पार्ट होगी। इसके अलावा आ जाते हैं एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। बेटा एक बात आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, एम्बेसी एम्बेसी हर कंट्री में होती है किसी अदर कंट्री की। तो जो एम्बेसी है, चाहे इंडिया की एम्बेसी भले पाकिस्तान में हो, या इंडिया की एम्बेसी चाइना में हो, इंडिया की एम्बेसी यूएसए में हो, इंडिया की एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में हो, लेकिन कहीं पे भी इंडिया की एम्बेसी हो, लेकिन वो इंडिया की एम्बेसी पार्ट होगी इंडिया की टेरिटोरी का। तो इंडिया की एम्बेसी जो है इंडिया की टेरिटोरी का पार्ट होगी, भले ही वो लोकेटेड अब्रॉड क्यों नहीं हो। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ चीजें जो इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। देखिए, जो हम टेरिटोरी में, अपने डोमेस्टिक टेरिटोरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटोरी में हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे भाई, अभी मैंने बताया था कि हर कंट्री की एम्बेसी होती है और हर कंट्री में वो होती है। तो नाउ इंडिया में भी भाई हमारी एम्बेसी यूएसए में है, हमारी एम्बेसी कनाडा में है। तो हमारी एम्बेसी जब हर जगह है, तो सेम इसी तरीके से उन यूरोप की एम्बेसी हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर होगी। तो यहाँ पे यूरोप हो गई, चाइना हो गई, तो इन सब की एम्बेसी भी जो है हमारी कंट्री के अंदर है। तो जैसे हमारी कंट्री हमारी टेरिटोरी का पार्ट थी, ऐसे ही ये यूएसए की एम्बेसी यूएसए का पार्ट है, यूएसए की टेरिटोरी का पार्ट है। चाइना की एम्बेसी चाइना की टेरिटोरी का पार्ट है, पाकिस्तान की एम्बेसी पाकिस्तान की टेरिटोरी का पार्ट है। तो इस तरीके से हम उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर वो अलग कंट्री की हैं, फॉरेन कंट्री की हैं, तो हम उसे अपनी कंट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ। ये हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर आ रही हैं, तो इन्हें भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये था
कुछ डोमेस्टिक टेरिटोरी में जिसे हम इंक्लूड करते हैं एंड जिन्हें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम और क्लियर करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। तो पहला आ जाता है, देखिए आपको देखना है कि कौन सा डोमेस्टिक टेरिटोरी है इंडिया का। देखिए इंडियन कंपनी इन लंदन, इंडियन कंपनी है कहां पर? लंदन में। तो बेटा ये लंदन में है, ये लंदन में हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर तो नहीं है, तो ये पार्ट हमारी कंट्री का नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाइए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, भाई इंडिया की टेरिटोरी में यस पार्ट होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय आ जापानी, अगर इंडिया की कंपनी है, इंडिया में है कंपनी, कहां पर है? यहां पर, और जापानी ने उसे ओन कर रखा है, जो उसका ओनर है कौन है? वो जापानी। तो वो इंडिया की टेरिटोरी का पार्ट है भाई, वो इंडिया की टेरिटोरी में इंक्लूड होगी क्योंकि वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर है। रिलायंस, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क, भाई न्यूयॉर्क में है तो इंडिया की बाउंड्री के बाहर है, तो ये हमारी टेरिटोरी का पार्ट नहीं होगी। ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, फॉरेन बैंक की ब्रांच है कहां पर? इंडिया में, तो इंडिया की टेरिटोरी का पार्ट है, तो इसे आप इंक्लूड करेंगे। इंडियन एम्बेसी इन जापान, ये जापान में इंडियन एम्बेसी है, भाई मैंने बताया था अगर वो इंडियन है, एम्बेसी कहाँ की होती है? एम्बेसी अगर इंडिया की है, अगर तो वो इंडिया का ही पार्ट होगी, तो जापान में भले हो लेकिन वो इंडिया का पार्ट होगी क्योंकि वो इंडिया की है। ब्रांचेज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, अगर स्टेट बैंक की ब्रांच कहां पर है? चाइना में, तो हमारी कंट्री की बाउंड्री के बाहर है, कंट्री की बाउंड्री के बाहर है, तो वो चाइना का पार्ट होगी, हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, रशिया की एम्बेसी इंडिया में है, मैंने बताया था एम्बेसी जिस कंट्री की होती है उसी कंट्री की टेरिटोरी का पार्ट होती है, तो हमारी कंट्री का ये पार्ट नहीं होगी। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, टाटा ने अपनी बिल्डिंग दे रखी है कहां पर? अमेरिका में, भाई ये अमेरिका की टेरिटोरी का पार्ट है, तो भी ये इंक्लूड नहीं होगी। अब आ जाते हैं बेटा हम नॉर्मल रेजिडेंट पर। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? तो नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है जो मोर देन 1 ईयर किसी कंट्री में बिलोंग्स, किसी कंट्री में रहता हो, रिसाइड करता हो, एंड साथ में उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब खाता भी वही हो, कमाता भी वही हो और खर्च भी वही करता हो, यानी उसकी स्पेंडिंग, एक्युमुलेशन एंड एक्सपेंडिचर तीनों ही सेम कंट्री में हो, दैट्स मीन्स एक नॉर्मल रेजिडेंट। देखो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, उस इंडिविजुअल को कहेंगे, उस इंस्टीट्यूशन को कहेंगे विच ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कंट्री, जो ज्यादातर कंट्री में रहता हो, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री, और जो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब स्पेंडिंग, एक्युमुलेशन एंड एक्सपेंडिचर तीनों ही उसी कंट्री में लाए करते हो, वो यहीं पे ही अर्न करता हो, यहीं पे ही वो खर्च करता हो एंड यहीं पे ही वो सेव करता हो। देखो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट implies two things, the resident lives is located within the domestic territory, तो दो चीजें आ रही थी इसके अंदर, एक तो वो टेरिटोरी के अंदर रहना चाहिए रेजिडेंट, एंड द रेजिडेंट कैरी आउट बेसिक एक्टिविटी अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्युमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन, और जो उसकी अर्निंग, एक्युमुलेशन एंड सेविंग होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर होना चाहिए, वो सभी सेम कंट्री में होना चाहिए। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट में, तो बेटा वही पॉइंट आ जाते हैं जो अभी हमने डोमेस्टिक टेरिटोरी में पढ़े थे। देखिए ए फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर हु विजिट अ कंट्री फॉर हॉलीडे, अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है कुछ दिन के लिए कंट्री में हॉलीडे बिताने के लिए, तो ऐसे में वो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो लेस देन 1 ईयर रहकर वो चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी ऑफिसर, डिप्लोमेट, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, अगर इन एम्बेसी में जो हमारा स्टाफ काम कर रहा था, इंडिया की एम्बेसी थी यूएसए में, तो यूएसए में इंडिया की थी, लेकिन ये यूएसए का पार्ट है लेकिन ये इंडियन एम्बेसी थी,
तो इंडियन एम्बेसी यूएसए का पार्ट थी, तो इसमें जो इंडिया के स्टाफ काम कर रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन like UNO, WHO are not considered as normal resident of a country in which they operate। तो जो इनके यहाँ पर एम्प्लॉय हैं तो वो उसी कंट्री का पार्ट होंगे जिस कंट्री की एम्बेसी है। नेक्स्ट आ जाइए एम्प्लॉय ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच दे बिलोंग्स टू, नॉट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक WHO, UNO, तो इनके जो वर्किंग मेंबर हैं ये उसी कंट्री का पार्ट होंगे जिस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, चाहे इनके हेडक्वार्टर या ये कंट्री के जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये कहीं पर भी रिसाइड करती हूँ, कहीं से भी अपना जो ऑपरेशन है ये रन करती हूँ। नेक्स्ट आ जाइए क्रू मेंबर्स ऑफ द फॉरेन वेसल, कॉमर्शियल ट्रैवलर, सीजनल वर्कर्स एज डे स्टे इज लेस देन 1 ईयर। जो क्रू मेंबर्स होते हैं, सीजनल वर्कर्स होते हैं, डेली आते हैं डेली जाते हैं, डेली आते हैं डेली जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो ये भी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री उसी कंट्री के होंगे जिस कंट्री में वो रिसाइड करते हो, भले ही वो डेली बॉर्डर को क्रॉस करते हो। देखिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द इंडिया, तो आइडेंटिफाई करना है जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट है। देखिए इंडियन ऑफिसर्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। देखो कहां पर है, एम्बेसी है यूएसए में, ठीक है, लेकिन है कौन सी, इंडियन। तो बेटा इंडियन में मैंने बताया था अगर ये इंडियन एम्बेसी है तो ये वर्कर्स कहाँ के होंगे, इंडिया के, तो ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। तो यस नॉर्मल रेजिडेंट है ये हमारी कंट्री के। ए जापानी टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 मंथ, तो जापानी आया थोड़े दिन के लिए घूमने के लिए आया, तो ये हमारे कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, भाई क्रिकेट मैच देखने के लिए जा रहे हैं तो ये हमारी इंडियंस है, तो ये हमारी कंट्री का पार्ट है क्योंकि हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट है, थोड़े दिन जाएंगे वापस लौट कर यहीं आ जाएंगे। इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। इंडियंस वर्किंग कर रहे हैं यूएनओ मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अमेरिका में वर्क कर रहे हैं, भाई ये अमेरिका में वर्क कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारी कंट्री का पार्ट है। क्यों, क्योंकि ये यूएनओ में वर्क कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। इंडियन वर्किंग इन द WHO लोकेटेड इन इंडिया, अगर ये इंडिया में लोकेटेड नहीं भी होती तो भी ये हमारी नॉर्मल रेजिडेंट होते, तो भी ये हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होते। नेक्स्ट आ जाइए फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल। तो फॉरेन टूरिस्ट जो है इंडिया को विजिट करने के लिए आए, भाई वो हमारे इंडिया में थोड़े दिन के लिए आए तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। इंडियन मुस्लिम गोइंग टू द हज, इंडियन के मुस्लिम है हज के लिए जा रहे हैं, अपनी प्रे करके वापस लौट आएंगे तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट है। तो यहाँ पर आपका नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर होता है। अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है दैट इज सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप होती है नागरिकता, किसी भी कंट्री की नागरिकता। तो हम यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में सिटीजनशिप ओनली 2 ही तरीके से मिलती है, या तो बाय बॉर्न, जिसका भी जब बर्थ हुआ हो इंडिया के अंदर वो इंडिया का सिटीजनशिप उसे ऑटोमेटिकली मिल जाती है, या फिर दूसरा बाय लॉ, तो हमें 2 टाइप से मिलती है सिटीजनशिप। देखो सिटीजनशिप इट इज बेसिकली लीगल कॉन्सेप्ट, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन और सम लीगल प्रोविजन अलाउइंग ए पर्सन टू बिकम ए सिटीजन, या फिर कुछ लीगल प्रोविजन होते हैं या तो पर्सन को बर्थ से मिल जाती है, या फिर कुछ लीगल प्रोविजन होते हैं टू बिकम अ सिटीजन। नाउ इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इन 2 ways। पहला, द पर्सन इन बॉर्न इन इंडिया ही एक्वायर्स ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जिस भी बच्चे का जन्म हुआ है इंडिया के अंदर तो उसे ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाती है। एंड अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया applies for citizenship and Indian law allow him to become a Indian। लेकिन अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर का है, अगर उसे लॉ अलाउ कर रहा है देन उसे सिटीजनशिप मिल सकती है, अदरवाइज उसे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमने इतने पार्ट को कवर किया है, आगे के वीडियो में आगे के पार्ट्स इसके कवर करती हूँ मैं इस चैप्टर के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।